Okay, so a very good morning to everyone who have gathered here. Today we have gathered here for fifth session of Another City is Possible, which is one of the initiative of People's Resource Center. And in this Another City is Possible initiative, what we basically do is we give an alternative perspective to the people who want to understand what exactly a city should look like. And today we have gathered for the fifth session where we will be covering a session on Sahibi river. So basically a lot of people do not even know what exactly is Sahibi or where is this Sahibi river, but we all are living around this Sahibi river. So we have gathered here, and on a in a very warm way I want to welcome Ritu Rao, who is doing her studies she's a research scholar in Teri and is doing her studies on advanced studies on works on urban water bodies. Also Rajendra Ravi ji is here with us, who is the program director of People's Resource Center. So now I would like to invite Rajendra Ravi ji to give us a brief idea about what is the connection of a city with a river. So I invite sir to speak about it. शुक्रिया गौरी और सभी साथियों को स्वागत है। हम लोगों ने आज से करीब 30-35 साल पहले शहरों के ऊपर काम करना शुरू किया था और बहुत छोटे से काम शुरू की थी रिक्शा चालकों के अधिकारों को लेकर के। उस समय अपने दिमाग में लोगों को शहरों में अधिकार कैसे मिले यह था। फिर आगे अनुभव आया कि शहर आज के जो भी विकास की जो यात्रा है उसमें लोग अलग अलग कारणों से शहर आते हैं। कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए आ जाते हैं, अपने पास उनके संसाधन है, और कुछ लोग मजबूरी की वजह से आते हैं क्योंकि हमारा गांव जाति धर्म प्रकृति संसाधन इन सबों से गैर बराबरी हुआ है उसकी वजह से। तो हमने फिर देखा कि जितने भी परिवर्तनकारी समूह है देश में वो गांव के ऊपर तो बहुत काम कर रहे हैं। गांव में परिवर्तन हो, गांव की संरक्षण हो, क्योंकि गांव सोने की चिड़िया कहलाता है। लेकिन शहर जिसकी आबादी दिनों दिन बढ़ रही है और गांव में जो गैर बराबरी थी उससे ज़्यादा गैर बराबरी यहाँ आते जा रही है, एक नरक की जिंदगी की तरह हो गया है। तो इसकी बेहतरी भी हो सकती है क्या? एक ऐसा अवधारणा बन सकता है कि जिसमें एक शहर जो है रहने लायक हो, लोगों के रहने लायक हो, जिसमें समता हो, लोकतंत्र हो। तो उसको लेकर के जब हम लोग आगे बढ़े तो फिर लगा कि जो आधुनिक जो चुनौतियाँ आ रही है, क्योंकि पहले हम लोग जब युवा थे तो लगता था कि राजनीतिक क्रांति आर्थिक क्रांति के साथ हो जाएगा, लेकिन ये सोचना उस समय संभव नहीं था कि पर्यावरणीय जो दबाव आएगा उससे भी क्रांतियाँ हो सकती हैं। जो क्लाइमेट का जो इशू इतना है दबाव देगा कि उससे भी क्रांति की चिंगारी निकल सकती है। और उससे लगा कि अगर हम जिन कामों पे काम करते हैं मोबिलिटी को लेके, जेंडर एंड मोबिलिटी इक्विटी को इशू को लेकर के, लाइवलीहुड के सवाल को लेकर के, लेकिन क्या अगर ये सबसे बेहतर हो जाए शहर में, पैदल यात्रियों की अच्छी जगह हो जाए, साइकिल चालकों के लिए अच्छा सुविधा हो जाए, बस यात्रा बिल्कुल अच्छी और फ्री हो जाए, लेकिन लोग तो रहते हैं खाने के लिए भी, लोग तो खाना भी खाते हैं। अगर हमारा खाना पीना बाकी चीज़ गांव से आएगा तो उसका जो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट है, उसका जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ाव है, उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर हम उसी एक शोषण आधारित व्यवस्था को बनाएंगे कि रिसोर्सेज कहीं है और उपभोग हम कर रहे हैं। तो क्या हम नए किस्म के सोच शहर के बारे में विकसित कर सकते हैं क्या, जिसमें कि लोकलाइजेशन हो, स्थानीयकरण हो, उसमें गवर्नेंस का बहुत बड़ा सवाल है, खाद्यान्न उत्पादन और जो वास्ट मैनेजमेंट है वो सब आसपास में हो, और कम से कम हमको अपने चीज़ों की जुगाड़ करने के लिए जाना आना पड़े। और यह संभव है लोग जो चुनौतियों से चुनौती जब झेलने लगे तो लोगों ने ऐसे अख्तियार करना शुरू किया। और ख़ास करके जो 21वीं शताब्दी जैसे ही प्रवेश किए तो बहुत जगह पे
मंदी आई और मंदी में जो है शहर का शहर, राज्य का राज्य जो है कोलैप्स होने लगा। तो लोगों ने कोलैप्स हो गया, वहाँ की इकोनॉमी खत्म हो गई। तो लोग क्या करने लगे कि भाई कुछ भी होगा लेकिन खाना तो खाएंगे। तो खाना खाने के लिए जहाँ पे उनको ज़मीन मिला वहाँ पे उन्होंने खेती करना शुरू किया शहरों में। और ये मेरे लिए एक आँख खोलने वाली बात थी कि आप चाहे कुछ भी कर लेंगे लेकिन खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, और खाना आपको मशीन से नहीं मिलेगा, धरती से ही मिलेगा। और उससे फिर जुड़ा हुआ है नदी, जल स्रोत। जल स्रोत और जो मनुष्य का रिश्ता है वो नए किस्म के एक रिश्ते को हम याद कर रहे हैं। अभी पहले तो हमने उसकी गंदगी की जितने भी जल स्रोत थे, और अब सफाई के नाम पे जो कॉमन रिसोर्सेज थे, कॉमन जो अधिकार था, उसको हम खत्म करके कारपोरेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप पूरे देखेंगे कि नदियों की सफाई के नाम पे अरबों रुपया लग रहा है। रिवर फ्रंट बन रहे हैं। रिवर फ्रंट बनने के बाद जो लोगों का अधिकार थे कि हम कोई भी व्यक्ति जा सकता है, जो भूमिहीन है वो भी जा सकता है, जानवर भी जा सकते हैं, पशु पक्षी जा सकते हैं, इस सब पे बंदिशें लग रही है। और रिवर फ्रंट के नाम पे जो कम्युनिटी जो लैंड है वो सब कारपोरेट ले रही है, कारपोरेट के दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने शुरू किया कि रिवर फ्रंट और शहर का रिश्ता, रिवर फ्रंट और नेचुरल रिसोर्सेज के रिलेशन है, नदी से रिश्ता जो शहर का है उसको हम कैसे देखें। और उसी कड़ी में हम लोग अलग अलग मुद्दों पे स्टडी करते हैं, पब्लिकेशन करते हैं, नीति कैसे बन सकता है उसकी कोशिश करते हैं, नीतियाँ लागू कैसे हो सकती है इसके बारे में कोशिश करते हैं। और ऐसे चर्चा आयोजित करते हैं कि जो चुनौती है उससे एक नया चीज़ कैसे निकलेगा, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है कि एक दूसरी, जैसे दूसरा दुनिया संभव है वैसे ही दूसरा शहर भी संभव है। और इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। शुक्रिया। Thank you, sir, for such an insightful information on how the city has its connection with the river. So, further moving ahead, I would like to introduce you all to our speaker for today's session, Ritu Rao, who is a research scholar at Teri. Her research revolves around the Najafgarh drain in Delhi. It would be really nice, Ritu, if you could elaborate more and tell us about your work and your research. Good afternoon, everyone. किन्हीं को अगर हिंदी में दिक्कत हो रही है तो बीच में मैं अनुवाद कर सकता हूँ। ठीक है। So I will first thank People Resource Center to give me this opportunity to speak on Sabi River. I'll begin with an introduction of my work. I'm a research scholar at Teri School of Advanced Studies, and I work on water body sustainability. Now, what does water body it mean for the water body to be sustainable? So we can call a water body sustainable if it is able to provide services like food, fodder, water and other resources, not only in the present but also in the future, in adequate quantity and quality for both people and ecosystems. So how do we make water bodies sustainable? Now the first step in this direction would be to diagnose the problems confronting various dimensions, and these are hydrological. Then you have the catchment. You have the socio-economic aspects. You have policies and legislations. You have the governance, and above all the stakeholders. So now the thing is, we look at if you're able to identify these problems, you will be able to devise strategies for improving the sustainability of water body. So to demonstrate, my work, I've taken up Najafgarh Jheel as a case study, and we basically Najafgarh Jheel is a water body and a wetland straddling Gurugram and Delhi. And it used to, in the 19th century, measure about 220 square kilometers, and now it measures a mere 7 square kilometers. Now, this water body lies in the Sahibi river basin, which basically covers around 10,600 square kilometers in Rajasthan, Haryana and Delhi. Now, apart from the water that is coming from Gurgaon, the storm water,
and the sheet inflow from neighboring areas, Sahibi river used to be the main source of water to the Rajendra Ravi. So we see that Sahibi river is a very important part of the Najafgarh Jheel. So moving on, we'll now start with our session, and our session includes 3 main parts, where in the first part we'll understand the geography and origin of river Sahibi. In the second part, we'll cover the present scenario and how the river has changed drastically over the period of time. And in the final part, we'll hear about the efforts that are being taken by the stakeholders and the citizens in order to save a dying river. So beginning with our first part, I would request Ritu Rao to elaborate about the background, which is the origin and the geography of river Sahibi. Okay. So Sahibi river is known by many names, like Sahabi, Sabi, etc. And for the duration of this session, I'm going to address it as Sabi, which is popularly known as in Haryana and Rajasthan. Can you please show this? This is an antique map shared by Intact, and is it possible to enlarge it? It shows the name of the Sahibi river in Delhi as Sabi Nalla. This is an 1807 antique map, and this is the Najafgarh Jheel, which is mentioned here. So now we will see what is Sahibi river. Basically, it's an ephemeral river which comes alive during the rainy season and has actually caused a lot of floods in the past. So the area of Sahibi river can be actually divided into 2 parts. First is the upper Sahibi basin and the lower Sabi basin. Now the upper Sabi basin constitutes northeastern part of Rajasthan and southern part of Haryana, and the lower part of Sabi basin constitutes Jhajjar district of Haryana and southwestern Delhi. Can you show the map number 1? So Sahibi river rises in Sikar district in the reserve forest of Saiwar Hills, and then it comes to the Jaipur district. So, and from there it actually goes on to, this would be the Alwar district, moves on to the Alwar district, and from there after Port Qasim it enters Haryana near Rewari, and then it crosses many villages, and near Lohari it breaks into 2 parts. So the first part goes towards Kheri Sultan, that is the northern part, goes towards Kheri Sultan in Gurgaon, and the other part moves towards Jhajjar in Jhajjar near Patoda. Now the thing is, the northwestern part, which is Jhajjar, again meets the Sahibi river just before Dhasa, and then it travels into Delhi. So near Dhasa, the Sahibi river enters Najafgarh Jheel, and then from there it travels about 57 kilometers. Can you go to the map number 2? 57 kilometers and in Delhi, and then it joins the Yamuna river near Wazirabad. Now this channel of Sahibi river, this is the Najafgarh Jheel as you can see, and this is the Dhasa where it enters Delhi. From here till here it covers 57 kilometers, and this is popularly known as the Najafgarh Drain. Now the Sabi river has many important tributaries. Now some of them are the Sota Nala. I think if you go to the previous map, you'll see the Sota Nala. Then there is Banganga, then there is Ada, then there is Indori, Krishnavati, and then there is this Dohan river which joins the Sahibi. And from there, now if we move on, there are many wetlands that lie in the current channel and the paleo channels of Sahibi river. And these include the Masani Barrage wetland, then the wildlife sanctuary, Bindavas Wildlife Sanctuary. Then I don't know whether the Sultanpur Sanctuary is not there, but the Sultanpur National Park. Then there is Basai wetland, and obviously the Najafgarh Jheel wetland. So also Sahibi Nadi, some excavation has been done along the course of the Sahibi river, and
they have discovered proto-historic ceramics. And this report was shared by the Archaeological Survey of India in their report in 1978-79. And according to this report, they have found proto-historic ceramics along the bank of eastern bank of Sahibi River. And then they have found some artifacts from northern black polished ware, and which represents the early historic period. And they have also found Shana red ware as well as Rang Mahal pottery. So, you know, these artifacts that have been found along the banks of Sahibi tell you that, settlements had occurred along the banks of Sahibi from these era. So, Sahibi River, though ephemeral, was a very important river of the region. So with that, let's just move towards the second part of the session, which is going to talk about the present scenario and how is River Sahibi in today, like how is it, how the river is right now. And this part of session will mainly tackle the current scenario in all three states, as Ritu Rao mentioned already, that it is flowing through Rajasthan, Haryana and Delhi. Also, there will be a discussion on the major causes of why Sahibi has come to an end in certain areas. Okay, so like I had mentioned earlier, there have been heavy floods in Sahibi, and some of the years are like 1845, 1873, 1970, 1930, 1933, 1960, 1964, 1972 and 1977. Now, to check the entry of Sahibi waters in Delhi, Dhasa regulator was built around early 1960s. And then after the 1964, Delhi, created embankment on the Delhi side of Najafgarh Jheel so that Delhi would not get flooded. And then after that, after the 1977 floods, which actually covered large areas extending to Janakpuri actually, they built the Masani Barrage on the Jaipur Delhi highway, and that actually is responsible for the loss of flow of water in Sahibi rivers. And this Masani Barrage we can see here, it is in the Rewari district of Haryana. Now the thing is that afterwards, due to population increasing, several dams, small dams have been built throughout Rajasthan on the Sabi river to store water. So now downstream Masani Barrage, you will not see any flow of water. I think I heard the people told me last that water entered was in the early 1990s. So downstream of Masani Barrage, and this used to be the northern route. Somewhere here it used to go and meet from here to here. This whole area has been erased. The course of the river has been erased. And now basically it has been encroached upon for cultivation, and also for development. Roads have come up, roads are crisscrossing. So this whole area, if you look at it, this used to be the path. And if we do a ground penetrating radar report, we'll get the paleo channel, but you can't see the course of Sahibi river here. So actually what you see in Delhi is just the course of Sahibi river. The water of Sahibi is not reaching Delhi anymore. And the water mostly is the storm water that you see, and the many drains that are coming from Gurgaon, and Delhi adds another 121 drains to the Najafgarh drain. This is the Najafgarh drain. And actually no water is reaching the Masani Barrage now. And even in Rajasthan, most part of it is dry. And it is very rare that water will reach Masani Barrage now. I got a intimation from someone 2 years back. The person was from Rewari, and he told me after after 1996 Sahibi waters reached Sodavas. Sodavas is a place in Alwar district of Rajasthan. And for the first time in 2021, after 1996, Sahibi waters reached that place. So it is not in a very good state now. What is that place? Sodavas. Sodavas. Yeah, some people shared that local newspaper.
Yes. So that was the first time after 1996. Now, What's the implication of that? How do you read that event? it is because it rained quite a lot, and it was raining quite a lot, and now if you look at it, even Delhi is receiving more rainfall and out of season rainfall if you look at it. So that was the main reason that waters reached Sodavas. Now when we come to the causes for this state of Sahibi river is becoming extinct, it's almost extinct. Increase in population is one which everybody knows, and associated urbanization. There is also depletion of groundwater, which has taken place in Haryana, Rajasthan, and just because the groundwater adds to the subsurface, it basically adds to the water in the river bed through subsurface flow. So because the water table has gone down so low that it's not able to add water to the river bed. Also, rainfall has started fluctuating. So okay, continue. So also rainfall has started fluctuating in these areas, in the catchment area. So there was a study done by some student in Rajasthan, and she has shown that Sabi used to be a major river in Alwar district. And now what has happened is, when they did this study, they saw that there has been a decline in rainfall as well as groundwater in Alwar district. And these districts included Bansur, Behror, then this Mundawa, and Port Qasim. So this has been saying that there has been quite a decline in rainfall as well as depletion in groundwater. Now another cause that I see is the real estate pressure, and this is very evident from the Najafgarh Jheel wetland. Now if you look at it, the Najafgarh Jheel wetland, because this will be the area, this is the Najafgarh Jheel and this is the whole wetland. Now it is very close to Delhi, so very high land values are there, and it is resulting in immediate monetary gains. So I mean, this whole mentality of people that they would be able to sell their lands and earn a lot of money has taken ground, and nobody can blame them for that. Now the thing is, there is a statistic which Wetland International South Asia shared, and they said the built-up area in this area, Najafgarh wetland, has increased from 1.3% in 1991 to 10.4% in 2020. So this is a big pressure these days. Now, secondly, another cause that I see is maybe the lack of awareness about the ill effects of degradation of water bodies in the long term, and also about the climate change impacts that is happening. But above all these things, I see a major reason is the disconnect of the people from their co-located water bodies for their needs. And they are no longer dependent on the water body. So because of the hassle-free supply of water from far out dams to the taps. So, and the people now are not viewing it as a resource, they are seeing it as a source of woes like floods, pollution, then disease. So there is a disconnect, and earlier people were dependent, and that is why they used to maintain these water bodies. They were dependent on it for many things. Now that dependence is not there, so the people have become indifferent. So I think this is a major cause. Okay. So now moving on to the third part of the session, which is a very important part, and also I personally feel like Sahibi river was something which was not known much to all of us for a very long period, and this is recently that we have started, including me, we have started knowing about this river, that okay, there is this river which is flowing through Delhi. Now even though there is a gap, but still there is some sort of a talk happening around Sahibi river. So this third part of the session is all about how different people or different organizations are making efforts to create an awareness about this Sahibi river. And now I can see a lot, if you talk about Sahibi river, people do know, like who are into water bodies and who are tackling with all these issues, they do know about it. Earlier it was not the case. So we'll move on to the third part, where we'll be
clearly highlighting the efforts that are made by Intact, which is an organization, and Ritu herself as a researcher has published a lot of articles on Sahibi River, so which is the source of spreading awareness. So over to you. So we now see a revival of the memory of Sabi River in the last few years. We can see the Delhi government and the LG talking about reviving the Sabi River in Delhi. So this revival of the memory should be attributed to Intact's effort to protect and rejuvenate Najafgarh Jheel through a petition in the NGT. This petition drew attention to Sahibi River as a source of water to Najafgarh Jheel. Now, based on their petition, the NGT last year had ordered the implementation of environment management plans by both Haryana and Delhi. And the Delhi Wetland Authority also, because of this knowledge sharing by Intact and because of the petition, has constituted a committee to start rejuvenation work in Najafgarh Jheel area, and they are also interacting with the community through their program called Wetland Mitra to increase awareness about Najafgarh Jheel and Sahibi River. Now, furthermore, late Manoj Mishra, he was the convener of Yamuna Ji Abhiyan, he had written to the NGT many times that they should urge Haryana to protect and rejuvenate Sahibi River and Najafgarh Jheel in order to protect Yamuna River, because Yamuna River is dependent on the overflows from both Sahibi and the Najafgarh Jheel. Also, there was an effort, a Facebook group was formed called Najafgarh Jheel Countdown to Extinction or Rejuvenation to spread awareness of Najafgarh Jheel and update status of Najafgarh Jheel and Sahibi River. Now, there's a very good news that has come. Nothing has been talked about Sahibi River so far in NGT or anything, but just I was going through the news and I saw one very good development. NGT recently listening to a petition filed by a local resident of Rewari regarding how sewage treated water and sewage water was being discharged into the dry bed of Sahibi or Sabi in Rewari. It said, and I'm going to read it aloud: Rajasthan, Haryana and Delhi must cooperate for the rejuvenation of interstate Sahibi River so that the catchment area is harnessed and minimum e-flow is maintained to restore its ecology and aquatic life. So this happened just in May this year. So somewhere again now, there is a realization, and it is a welcome thing that has happened, that that Sahibi River has to be protected. I think before this no court had mentioned about it, that it has to be protected. Now, while revival of Sahibi River has taken, the memory of revival, basically the revival of the memory of Sahibi River has taken roots, the actual rejuvenation of the river is a big task. Now we hear the LG saying that we are going to revive, but what they will be actually doing is cleaning, desilting, and actually rejuvenating the path of Sahibi in Delhi, which is the Najafgarh Trail. But in order to rejuvenate Sahibi River, the river has to be rejuvenated in Rajasthan and Haryana, because only when the waters reach Delhi, that means the river has rejuvenated itself. So what is required is now the cooperation between the three governments, that is Rajasthan, Haryana and Delhi, and a realization among people that their long-term well-being is dependent on healthy water bodies and restoration. Would end with this global warming, which is anthropogenic in nature, is creating climate change, and if we have to build resilience to climate change, we have no other option but to restore our degraded water bodies, and this has to happen on a war footing. Thank you. So with that,
So with that, we have come to an end of our session and now the floor is open for questions. तो आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं ऋतु राव से. Ritu, thank you very much for outlining the challenge as well as the evolution of the crisis that Sabi faces. Before we really get into proper discussion, I just want some factual things so that we can take the discussion forward. See, part of the Nagargarh drain is now covered. Right, It's not an you're open right. drain anymore. And around that also the water bodies also which were there, we also have got been damaged effectively as far as is concerned, and they are part of the urban areas now. They are not part of the rural areas. Second factual thing is, any assessment about this new feature that we see now in both Delhi as well as in Haryana as well as in Rajasthan? Is there an assessment? Because, and I'm linking it to something, a dream of DLF also. They also do have an eye on this Nagargarh drain. They prepared a feasibility study for getting investment from the government, World Bank, and themselves also they want to prepare finding that in the way. What's the status of that particular proposal? I'm just asking factual. Then we will come to, because you have made a very important point with regard to the critical challenge. That is it connected with our needs? You know, how do we, climate change is one, but immediately how we build that thing, and in that there is a whole water situation as I see. There is linked with the way we handle wastewater. As you sewerage coin which you made, the Nivari, the last, what you are very happy about and reasonably sort of good argument as far as this is concerned. Yeah, there is some awareness that ecology has to be maintained, so etc. Now, but an overall assessment of this area as far as is concerned, so the magnitude of the challenge is understood by us. So, in the NGT, I'll start with a part of it for Haryana at least, because NGT is already ordered Haryana with respect to wastewater. When you're saying, it's already ordered Haryana to treat its wastewater before discharging. So I have spoken to a lot of people in the government and people in Gurujal and in the irrigation department, and they told me that presently only 20 to 30% is being treated, the wastewater. Even that's even overestimated. Yeah, so only 20 to 30%, but that is because I had spoken to officials in, and so they gave me this picture. And they also said that because there is zero discharge policy in the societies, or at least the proper societies, so no water is being discharged. Again, factually not correct. Yeah, you're right. I mean, I'm just telling. So they told me that there is a zero discharge. This is what the officials have to tell me. So there is a zero discharge policy. So no new societies, and in fact DLF is very good. It has got zero discharge policy, and they're doing a good job of not discharging wastewater. We don't know the truth exactly, but they're saying that a lot of unauthorized settlement, especially in the new Gurgaon area, is discharging wastewater without treating it. Okay, because there is no provision of sewer systems. And when I was interviewing, in fact, I want to bring out this point. Like you said, there's assessment. I wouldn't say there is a comprehensive assessment, but I have seen people telling me that in fact, I was speaking to the residents in the societies that have come near Nagargarh. They said you would be surprised that 90%, more than 90% of the housing societies in Gurgaon do not have a completion certificate. And this has happened because the relevant infrastructure, critical infrastructure, that is water supply, water storage, facility, or even power,
supply is not there in place, and these people who have not got completion charges, completion certificate, the societies, they have to pay double the rate of electricity. So they are paying double the rate of what is normal rate. So Gurgaon is more of a developer driven model, right? So they give everything to the developer, they're supposed to do it, and the developer is not providing the necessary infrastructure. So it is a very complicated thing. I mean, it is not planned at all. And even the master plans, I went and interviewed some people in the town and country planning department. Now I said that when it is known it is a buffer, why were those buildings allowed to come up in the buffer zone of the Najafgarh Jheel wetland? So they said we have stopped it, and why they stopped it also is because a lot of complaints came, because there is seepage, and in fact there is a M3M society there. They have to use dewatering pumps every monsoon, and I have visited them in monsoon. Their roads are flooded, and the government allowed builders to build there, and that has happened. So it's a mess. Gurgaon is a mess. So to sort it out would mean that you have to look at it very in a comprehensive manner, and no town planning tenet is there in their master plan. I mean, the master plan says something and they're doing something, so it is a mess, and it's not going to be easy. In fact is fighting for Najafgarh Jheel wetland. I mean, Gurgaon is Haryana is saying that it is not a wetland. It is because the sewage or wastewater is coming into the wetland, that is why it is flooded. But we have evidence from McConaughey's settlement report. Yes, and he has said that the Britishers had created a Najafgarh Jheel Chak, that is circle, because it used to be inundated, and almost 1772 acres of land was inundated during that time in 1882. So this is, they're saying it's just a post 1991 phenomena after urbanization and wastewater is coming. So yes, there is a problem, and the government has to realize that even if they have monetary benefits, it is not going to solve the problem, because every year Gurgaon gets flooded. And why it is getting flooded? Because societies builders like DLF have built on the areas where they should not be building, and Ghata, and because Ghata Jheel is there. We just done a check dam on there. Yeah, and then because any mountain, base of a mountain or a hill are excellent recharge zones, and if you make it impervious, where will the water go? So there is increased surface runoff. All the water bodies. Ghata Jheel, I don't know how, it used to measure 350 acres. Now I don't know whether 50 acres is also there. So I mean, if you remove all the water bodies, I mean, we have to take the hydrological unit, because for any the problem is we're looking at the administrative units while making planning this thing. You have to look at it as a watershed, and then you plan your make your master plans, which is based on the hydrology of the region, and which is not happening. So I would answer that no comprehensive assessment has been done so far, but bits and pieces are there, and if you stitch it together, you'll get the picture. We'll go into the second phase later. Discussion. आप कुछ करेंगे? अगर साबी को बचाना है, हाँ जी, तो राजस्थान से बचा सकते हैं। हाँ जी। बाकी दिल्ली वाले या बाकी लोग तो बचा नहीं सकते। और अगर दिल्ली को रहने काबिल रहना है तो साबी को बचाना पड़ेगा। एक्चुअल बीमारी की जगह हम लोग जाते नहीं हैं। जी हाँ। राजस्थान में 3 काम आपको करने पड़ेंगे अगर साबी को बचाना है। नंबर 1 तो जो साबी का रेता उठ रहा है, इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो आपने बताया सोडावास तक नदी पहुंची, वो क्यों नहीं पहुंची? एक बार ही क्यों पहुंची? इसकी वजह है कि सारे जगह पर इतना बड़े गड्ढे हैं कि अगर पूरी नदी भी आए तब भी आगे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो साबी में एक तो सबसे बड़ा बुचारा डैम बना हुआ है राजस्थान में, बुचारा स्थान पर, वो सारा पानी उसका रोक रहा है। उसकी वजह से सिर्फ दिल्ली ही नहीं,
पूरा राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट मोर देन 80% अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लैंड है वो उसका एग्रीकल्चर सिस्टम फेल हो गया, बाकी रिमेनिंग हरियाणा का हो गया। जब हरियाणा में साबी घुसती है, हरियाणा में साबी घुसने के बाद जब चलती है तो ग्राउंड लेवल पर चलती है, उसका पानी चारों तरफ फैलते हुए झज्जर डिस्ट्रिक्ट में तब नजफगढ़ तक आता था, और वो पहले भिवानी डिस्ट्रिक्ट को टच करके फिर आती थी। तो ये सारा उसमें हरियाणा में तो इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, बावल में करीब करीब ही दिखेगा 1500 फीट नीचे पानी चला गया है। उसको रिचार्ज यही करती थी, ये सारा का सारा बंद हो गया है और उसकी एग्रीकल्चर भी नहीं बच रही है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ किया है कि अब जो बरसात का एक्सेस वाटर है वो ड्रेन्स में डालकर चार्जिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में नहीं स्टार्ट हो पाया है। दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। वो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ है, क्योंकि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का कोई वारिस नहीं है। और हिंदुस्तान में, माफ़ करना मैं गुस्ताखी के लिए पहले माफ़ी मांगता हूँ, विकास नाम पर सिर्फ करप्शन होता है। जहाँ भी विकास शब्द आता है उसका मतलब होता है अबव देन 40% करप्शन, और उस लेवल पर ये सारा का सारा काम चलता है। तो एक तो ये इस किस्म से बच सकती है। दूसरी कि जो इसको बचाने के लिए जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। जैसे हमारे जितनी राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में साबी आती थी, इसके चारों तरफ जो विलेजेस थे उनमें मुश्किल से 1 या 2% पक्का मकान होता था, बाकी कच्चे मकान होते थे। वो जो पुलिया होते हैं उनसे उनके छप्पर बनते थे, और वो सारी इसको ज़िंदा रखते थे, इन सारी वेंस को ज़िंदा रखते थे। पूरे राजस्थान में आप जाइए, भी कहाँ भाई पुले कहाँ से लाओगे? नदी में से ले आएंगे। वो नदी क्या, वो पुले क्या करते थे? एक्चुअली उनका जो डस्ट होता था उसको उठाने नहीं देते थे, उसको बहने नहीं देते थे। उसके डस्ट की रक्षा करने के लिए वो सबसे अच्छा था, वो ख़त्म हो गया। तो 2 चीज़ें होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो राजस्थान में जितने डैम्स हैं उनको कम से कम कितना % पानी छोड़ा जाए। मोर देन 50% जब तक पानी नहीं छोड़ा जाएगा तब तक उनका गुजारा नहीं होगा, जब तक ये रिवाइव नहीं हो पाएगी। हरियाणा इसमें बीच में है नहीं, क्योंकि हरियाणा में इससे कोई साबी नदी में पानी आता नहीं है। जी हाँ। हरियाणा में तो जो बरसात का पानी है। दूसरा हरियाणा में है जो दिक्कत हुआ है, जो रोड्स हैं उसकी वजह से जो इसका फ्लो है वो ख़त्म हो गया। रोड्स लेवल इतनी ज़्यादा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमने जितने नेचुरल वाटर फ्लो बंद किए हैं उतनी ही ज़्यादा बाढ़ की संभावना हमारे पास है। सही। तो हम नेचुरल फ्लो को देखें, उस नेचुरल फ्लो के को ज़िंदा रख पाएँ। नेचुरल जो प्लांट्स हैं उनको ज़िंदा रख पाएँ, तब हम इसको ज़िंदा रख पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रितु जी कह रही हैं कि एक्चुअली जो इनके सराउंडिंग अब जो रहने वाले लोग हैं वो एक्चुअली ज़िंदा ही रहना नहीं चाहते, ना वो इसको ज़िंदा रखना चाहते ना ज़िंदा रहना चाहते, वो किसी तरह से घिसटना चाहते हैं। तो घिसटना और ज़िंदा रहने में बहुत फ़र्क है। तो इसका कैसे हो पाएगा मैं तो नहीं समझ पा रहा। अगर कुछ कर पाए तो देखो। इसके आसपास जो रहने वाले, जिसको आप कह रहे हैं कि वो जिंदा नहीं रहना चाहते, उनकी थोड़ा सा खुलासा करिए, क्योंकि ये आप बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट कह रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं 40-60 साल पहले उस इलाके में ही मैं रहता हूँ, अब भी सारी जगह रहता हूँ। क्राइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। गलती से कोई क्रिमिनल कोई एक आदमी होता। अब मैं सिर्फ एक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक डेटा देना चाहता हूँ कि उसके अंदर कम से कम 5000 कट्टे पहुँच गए एक डिस्ट्रिक्ट में। अभी 3 दिन पहले पकड़ा गया 50 कट्टे लेकर। तो सारे क्राइम की तरफ आ रहे हैं, लूट की तरफ आ रहे हैं, प्रॉपर्टी में जो पैसा आ रहा है जो वो इस किस्म से आ रहे हैं। और इस इलाके में जो मैंने आपको शब्द इस्तेमाल किया उसको मैं भेद पर कहना चाहता हूँ कि खेती पर कोई ज़िंदा नहीं रहना चाहता।
पहले इस इलाके के लोग थोड़ा बहुत आर्मी में चला जाते थे, आर्मी का बेस होता था, सबसे ज़्यादा आर्मी में इधर के लोग जाते थे। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई तो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्राइम पे में जो बढ़ेंगे वो कैसे ज़िंदा रहेंगे? मुझको क्राइम पर बढ़ रहे हैं, नशा में बढ़ रहे हैं, दो चीज़ें हैं। और बहुत ज़्यादा वो गैंगस्टर हैं पिछले दिनों से, जो मेन 60 क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर 80 से ऊपर केसेस थे, उनमें से एक में भी सज़ा नहीं हो पा रही है। सब वो मैनेज कर लेते हैं, सब कुछ मार देते हैं, गवाह आएगा उसको मार देंगे, और वो सारा का सारा सर्वाइव कर रहे हैं। और उन्हीं वही लोग इसको, ये जो वाटर्स निकलने के जो रास्ते हैं उन पर कैसे कब्जा किया जा रहा है, कैसा, वो सारा का सारा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, फॉलो अप करेंगे इसका। अभी पहले बाकी लोग बोल लेते हैं क्योंकि सुनना जरूरी है पहले। हाँ जी, मैं बात करूँ क्लाइमेट चेंज आप जो बोल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आजकल एक फैशन हो गया है, कुछ भी हो तो उसको ब्लेम इट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये प्रॉब्लम हमारी लैंड यूज, लैंड कवर और प्लानिंग की प्रॉब्लम है, पुअर गवर्नेंस की, पुअर मैनेजमेंट की। क्लाइमेट चेंज मतलब कि मैं नहीं मानता इसको, मैं आई एम ए वेदर मैन, और मेरा मानना है अब फैशनेबल हो गया है। तो असली बात क्या होता है, सारा जो है ना, बाद में लोग मर देते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। वेरिएबिलिटी ज़रूर है रेन में, जिसे हम नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी बोलते हैं। हर साल में आपको एक जैसी रेन नहीं मिलेगी। एज यू सेड कि 2 साल आपने बताए 96 और प्रॉब्ली 2021 जब पानी आपका आ गया था, तो नेचुरली रेन में वेरिएबिलिटी रहती है। तो वो पहले हम लोगों को वेरिएबिलिटी ज़रूर जान ले, उस एरिया में कितनी है, कितनी रेनफॉल पैटर्न में कोई ड्रास्टिक चेंज आया है कि नहीं आया है, और वो कौन से पीरियड में ज़्यादा आया है। 70 से पहले तो क्लाइमेट चेंज की बात ही नहीं थी, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह तो सारे 70s के बाद की जड़ें हैं सारी। तो इसलिए वो प्री एंड पोस्ट में देख लें हम, इज इट बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजन्स, नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और इज इट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, उसको थोड़ा देख लें। हाँ, बट दैट इज ट्रू, बट ग्लोबल वार्मिंग इज करिंग। अगर आप आईपीसीसी की रिपोर्ट्स देखेंगे, डोंट गो टू आईपीसीसी, वो देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आईपीसीसी बैठे बैठे, अब जैसे एग्जांपल मैं एक छोटा सा देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं पहले। बैंगलोर में देवर अबाउट 1800 वाटर बॉडीज, आप उनकी वो टोपो शीट देखें, और आज देखें तो मुझे लगता है 300-400 ही होंगी। अच्छा, अभी अब मैं लॉजिक दे रहा हूँ आपको। somebody is sitting in Delhi और सही वो क्लाइमेट चेंज स्टडी कर रहा है, what he will say कि भाई देखो CO2 इंक्रीज हुई, बिल्कुल CO2 इंक्रीज हुई है, उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग हुई, वो भी बिल्कुल सही है, डेटा दिखा रहा है ग्लोबल वार्मिंग भी हुई। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ, एवापोरेशन रेट इंक्रीज, मतलब पानी ज़्यादा वाष्पित हुआ और तालाब का पानी उड़ गया, इसलिए तालाब सूख गए। और क्या कारण ये है? नहीं, that is कारण not- तो ये नहीं है। See, कारण तो वही है कि जो माफिया है हर जगह, बैंगलोर में भी जिस एरिया में, सब माफिया ने उसको यूसअप कर लिया है, उसको, क्योंकि इट्स नो मैंस लैंड, उसमें मलबा डालो, उसको कंस्ट्रक्ट करो। और वहाँ पे भी तो देखा आपने, बैंगलोर में भी सेम हुआ, चेन्नई में भी सेम है, हर सिटीज़, श्रीनगर में चले जाइए, सभी सिटीज़ का एक ही पैटर्न है कि माफिया हैज़ टेकन ओवर द कॉमन लैंड्स, वाटर बॉडीज़ को, और वहाँ पे क्योंकि वैल्यू बढ़ गई, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो थे नेचुरल बिल्कुल ख़त्म कर दिए हमने, वो उसका रीज़न है। तो उसकी पुअर गवर्नेंस है, इशू करप्शन का है, गवर्नेंस का है, जिस पर कोई क्या बात नहीं करना चाहता आज के लिए। No, that is true. What you are saying is these are the very important reasons. I am not denying that it is not these things, because I listed out these factors. They are the very important reasons. But the whole thing is these all, I mean, if you look at the heating up and all is happening, it's not that. So I'm not just saying that it is, but if in this time when everything is going haywire, we really need to, you know, protect our water bodies and obviously address the issues that have been there. So that is, you're right. And we should not be blindly attributing it to climate change, but yes, when you remove water bodies from the place, I mean from cities, it will lead to these effects that we are seeing. एक चैट में क्वेश्चन आया है, पारुल दागा जी पूछ रही है, थैंक यू फॉर द डिस्कशन ऑन साहिबी रिवर। पूछ रहे क्या कोई एक्टिव सिविल सोसाइटीज है जो सेफगार्ड कर रही है वेटलैंड और रिवर्स के इशू पे, साबी रिवर के? See, INTAC is one which is working. It's a civil society thing only. I mean, it's an NGO. It is working on their natural heritage division. Is working on safeguarding the natural heritage, which includes water bodies. They are also looking into sustainable agriculture and these things they are doing.
Then I know about Sandup, which actually is for rivers in South Asia. So they basically, collect material and they disseminate information about, water bodies. And then for wetlands, we have a legislation in place, Wetlands Rules 2017. These are the rules, and according to that, they are supposed to be used for protection and conservation of wetlands. काफ़ी कुछ बातें आई है, हमें लगता है कि थोड़ा और गहरे में जाने की ज़रूरत है। जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग इंस्टीट्यूशन है और उससे गाइड होता है हमारा मास्टर प्लान, और सभी ने स्वीकार किया कि सभी शहर जो हैं अब फ्लड से प्रभावित हैं, और जो मास्टर प्लान जो है वो गाइड करता है हमको शहर के निर्माण के लिए। अब इसमें जैसे ही मास्टर प्लान आता है, चाहे आप विस्तार करें या नया शहर बनाएं, तो उसमें सबसे पहला है कि जितने भी ग्रामीण से जुड़ा हुआ एक्टिविटी था उसको सबको रोक लगा देते हैं। मतलब आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो सैकड़ों जो कार्यक्रम है उसको आप रोक देते हैं। तो नदी, तालाब, पानी के स्रोत, ये सब जो हैं वहाँ के गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, और जब वो गतिविधि ख़त्म होगी तो लोगों का उससे रुचि और लगाव ख़त्म होगा। कि जिस तालाब में मेरे गाय या भैंस पानी पीने जाते थे और मेरा मास्टर प्लान के माध्यम से मेरे व्यवसाय को बंदिश कर दिया गया, तो तालाब से मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया। और फिर वो कॉमन लैंड है, कॉमन लैंड के प्रति जो है, जो कम्युनिटी का जो लगाव था वो ख़त्म हुआ और मास्टर प्लान आ गया। तो जितने भी तरह के हमने वहाँ पे प्लान सिटी किया कि जहाँ पे पानी का तालाब है वहाँ पे आपने कहा कि यहाँ पे हमारा सेक्रेटेरिएट बनेगा, और ये सब कागज़ों पे बनता है, कोई जाते नहीं वहाँ देखने के लिए कि हमारे पास 5000 एकड़ ज़मीन है तो 3000 एकड़ में हमारा वो बनेगा, और अगर वहाँ जाकर देखिए कि गड्ढा है तो कहते हैं कि इसको भर दो। वो भर तो दिया, लेकिन नेचुरल जो स्लोप है तो वहीं पे है। तो इसलिए चूँकि नेचुरली वो गड्ढा है तो पानी जब भी आएगा, शहर चाहे आप जितना भी बना लें अच्छा, तो पानी वहीं जाएगा। यही हो रहा है कि गुड़गांव में जब भी बारिश होगी तो वो पानी दिल्ली में भी आएगा, चाहे वो जब भी आए, जिसको भी तोड़ फोड़ करके आए, दिल्ली में आएगा, क्योंकि अरावली का ढलान जो है इधर ही है, तो आप बच नहीं सकते। तो एक तो मास्टर प्लान को देखना पड़ेगा, और उससे जुड़ा हुआ है गवर्नेंस, उससे जुड़ा हुआ है हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग। कि आप जैसे ही दो चीज़ें ख़त्म करते हैं तो आपकी जो आत्मनिर्भरता है वो ख़त्म हो जाती है। आप अपने पूरे फूड सिस्टम के लिए, फूड चेन के लिए डिपेंड होते हैं दूसरे जगह पे, और फिर उसके लिए स्टोरेज बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, एशिया का सबसे बड़ा मंडी बनाते हैं, उसकी रक्षा के लिए जो है शीत ताप गृह बनाते हैं, फिर डैम बनाना पड़ता है उसकी रक्षा के लिए। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशंस है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो 30 साल पहले जो पार्लियामेंट ने पास किया है कि सिटी जो है वो डिसेंट्रलाइज होगा, और डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि हम जो लोकल बॉडी है वो ज़्यादा ताकतवर होगा, और वो तय करेगा कि हमको शहर की ज़रूरत क्या है, और ज़रूरत अगर हमको खाने का है तो हमें फूड पार्क बनाना पड़ेगा। पार्क के साथ साथ अगर हमको दूध चाहिए और दूध मिलावट से बचना है तो डेयरियाँ बनानी पड़ेगी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका बहुत स्कोप है कि उसी साइंस और टेक्नोलॉजी से आप जो गलत दिशा में जा रहे हैं एक सही दिशा में जा सकते हैं। कि अगर 5000 लोगों की कॉलोनी बनेगी तो 5000 जो लोग वेस्ट निकालेंगे उसको हम कैसे खेत में ला सकते हैं। और हम लोग सब देख रहे हैं कि पिछले 30 सालों में पर्यावरणीय रक्षा के लिए जितने कानून बने हैं उससे ज़्यादा उसकी अवमानना ही हो रही है, धज्जियाँ उड़ रही है। और जब ये कानून नहीं थे तो हमें मालूम था कि इस खेत का खाना मेरे पास आता है और इस खेत में अगर हम जहर छिड़कते हैं तो ये हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए हम बगल में लगाएंगे जो कि खाद नहीं देंगे और वो हम खाएंगे और ये बाहर बेच के आएंगे। ये एटीट्यूड अब बदल गया है, चूँकि उससे हमारा डिस्टेंस हो गया है। हम डिपेंड किस पे करते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या लिखा हुआ है,
कंपोजिशन तो ठीक ही लिख रहा है, कैलोरी वगैरह अच्छा है तो इसको मंगा लेते हैं, ठीक है। इसका जो एक्सपायरी डेट है वो है, मैं तो नहीं जानता हूँ कि घी की कोई एक्सपायरी डेट हुआ करती थी, तो अब घी जो है उसकी भी एक्सपायरी डेट होता है। चावल का कोई एक्सपायरी डेट हुआ करता था क्या? हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं उस सिम्टम्स को एक बचाना, जो दिलीप जी ने कहा कि उस इलाके में अभी मैं पढ़ रहा था और कल मैं घूमने गया था, कई बार गया हूँ, कल ही मैं घूम के आया हूँ, तो नितिन गडकरी जो भाषण देते हैं कि ये बम्बई एक्सप्रेस वे बन गया, कोई नाला में काम नहीं करता है, नाला सब जाम है क्योंकि ढलान की तरह नहीं बना है। जो साधारण हमारे के यहाँ राज मजदूर हुआ करते थे उनके यहाँ एक लेवलिंग का बहुत ही साधारण मशीन हुआ करता था, जैसे पानी रहता था उसको ऐसे लगाते थे, देखते थे कि ढाल किधर जा रहा है। अब वो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे कहते हैं कि भैया यहाँ पे सीमेंट डाल दो और ये नाली बना दो, तो पूरा गुड़गामा जाम था, ठीक है। और साहिबी नदी का झील है वो शायद बंद नहीं होगा। क्यों नहीं बंद होगा? कि ये मॉडर्न टाउन की ज़रूरत है कि जो वेस्ट निकल रहा है वो आपको चाहिए, तो वो चाहे गंदा पानी से भरेगा चाहे तो साफ पानी से भरेगा, क्योंकि पूरा गुड़गामा का जो मलबा है उधर ही आ रहा है और दिल्ली का मलबा जो है आपको नजफगढ़ नाले में जा रहा है। तो ये दोनों को रखेंगे। अब ज़रूरत है कि यहाँ के नागरिक को तय करना है उसको साफ बना के रखें कि नहीं रखें। तीसरा जो है, आप लोग सब डिफरेंट हो सकते हैं कि ये जो एसटी की जो पूरी पॉलिटिक्स है ये कहीं चलती नहीं है। आप छोटे से छोटे चीज़ को मॉनिटर कैसे करें? जैसे हम अपना पानी साफ़ करके डाल रहे हैं, ये आप तो मॉनिटर नहीं कर सकते। तमाम फैक्ट्रियां जो है एक बार इन्वेस्टमेंट करके एसटीपी प्लांट लगा देती है और कभी नहीं चलाती है, कभी नहीं चलाती है। और ये यहाँ का नहीं, आप पूरा गुजरात चले जाइए, अडानी अंबानी के फैक्ट्रियों में एसटीपी लगा हुआ है और वो कभी नहीं चलाते हैं क्योंकि चलाने से उनका मुनाफा कम होता है और रात के अंधेरे में वो पानी छोड़ते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आप गुजरात से मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, वो वेल बनाते हैं उसमें वेस्ट डालते हैं, जो केमिकल वाला सारा का सारा वो बाहर निकालते ही नहीं, वो अंदर डालते हैं। मैंने 5 से वेल खुद जाके देखे और वो सारा नीचे अंदर वो सारा जहर फैल जाता है। ये सब जगह है। ये जो रिलायंस ने फैक्ट्री लगाई थी यहाँ पे दादरी में, जिस पे बीपी सिंह ने जो आंदोलन किया था, हम वहाँ से लौट के आ रहे थे आंदोलन से, तो हमने देखा कि एक कोई बोरिंग है उस पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ बैठी हुई है। तो हम गए वहाँ पे, तो हमने पूछा गाँव वाले से क्या है, तो कहा कि ये जो अंबानी ने जो फैक्ट्री लगाई है, कोका कोले नहीं किसी ने कोका फैक्ट्री लगाई है, उसका जो वेस्ट वाटर है वो पानी उडाल दिया है, तो पूरा का पूरा इलाके का पानी जो है गंदा हो गया। और जब उबलता है तो चूँकि चीनी है उसमें, तो मधुमक्खियाँ आती हैं। तो ये जो साइंटिफिक तरीके से जो उसको साफ करने की जो पद्धति है, उसमें लोगों का जो पार्टिसिपेशन और लोगों की रीच, लोगों देखें कि ये जो हम सब्जी खा रहे हैं, ये जो हम पानी पी रहे हैं, ये जो हमारी जो आसपास की जगह हैं वो कितनी सेफ़ है खाने में और क्राइम के लेवल पे। और इसके लिए है कि मास्टर प्लान और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और जो प्लानिंग का जो पूरा प्रोसेस है, जिसमें कि फूड अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो फिर ये ऐसे पेंडेमिक आते ही रहेगा। क्योंकि सरकार ने कहा है पेंडेमिक के समय कि हम नहीं बचा सकते, मेरे पास कोई दवा नहीं है। वही बचेगा जिनकी स्टेमिना अच्छी होगी, और स्टेमिना अच्छी किसकी होगी? जो अच्छा खाना खाएगा, साफ खाना खाएगा, ठीक है। और जो भी खाएंगे एक्सपायरी डेट दे करके फिर उसको भुगतना पड़ेगा। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, जैसे ये टाउन प्लानिंग वाला बात, ये बेसिकली बुनियादी तौर पर पहले विलेज प्लानिंग हो फिर टाउन प्लानिंग हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, गुड़गांव में सुखराली विलेज है, बिल्कुल बीच में है, उसको ऐसे बना दिया जैसे जेल हो, उसके निकलने के लिए भी रास्ता बड़ा मुश्किल से, चारों तरफ वो है और वो सारा। तो जो टाउन प्लानिंग करें उससे पहले ये देखें कि उसके अंदर कितने विलेज आएंगे। उनको अगर आप विलेज प्लानिंग पहले नहीं करेंगे तो टाउन प्लानिंग कभी सक्सेस नहीं होगा।
देखिए आपके पास बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा आप बोलो नहीं, मैंने कहा टाउन प्लानिंग की कितना बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास दिल्ली में है। लेटेस्ट दिल्ली, आप कभी जाएंगे फ्लडिंग नहीं मिलेगी आपको, कोई समस्या नहीं है। जो पूरी न्यू दिल्ली बनी इतनी बेहतरीन प्लानिंग से बनी हुई है, हम लोगों ने उसको बाद में फॉलो नहीं किया। चंडीगढ़ आप देख लीजिए कितनी बेहतरीन प्लानिंग बनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चंडीगढ़ के आसपास जो उन्होंने अनप्लान ग्रोथ करती, उससे चंडीगढ़ में सारा पानी आ रहा है, वहाँ भी फ्लडिंग आ रही है। तो अच्छी प्लानिंग चंडीगढ़ और दिल्ली, न्यू दिल्ली हमारे पास बेहतरीन एग्जाम्पल है। यदि आप उस तर्ज पे सिटीज को डेवलप करेंगे तो सिटी सस्टेनेबल होंगी, कोई प्रॉब्लम। मैंने आज तक न्यू दिल्ली, मेरे को बचपन में पैदा ही वहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं देखा। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, अच्छे पेड़ लगाए गए हैं, ड्रेनेज फैंटास्टिक है, बारिश में पानी नहीं रुकेगा। और मजे की बात क्या, देखिए पहले एक ही चेंज ये लेके आए, क्या लाए हैं आप शायद नहीं जानते हो, दिल्ली हाट, और यह प्राइम मिनिस्टर के साथ बंद। पूरा का पूरा ये नाला था जो फ्लड ड्रेन था, जिससे कि मुझे याद है बरसात में नदी की तरह दिखता था, इतना पानी होता था। आप वहाँ पे आपने दिल्ली हाट बना दिया, उसको कवर कर। तो ये जो नेचुरल ड्रेन्स थे उसमें आपने सारे कब्जे कर लिए, सरकार ने कब्जे किए हैं। अभी की बात तो ये हो रही है, वो अंग्रेज ब्रिटिशर्स पागल नहीं थे जो उन्होंने इतने बेहतरीन ड्रेन्स बना के और ये सब छोड़ दिए थे। इसलिए किया था कि जब भी फ्लडिंग होगी तो पानी बह के घूम घाम के फिर यमुना में पहुँच के निकल जाएगा, और इन्होंने सब ड्रेन्स भी ब्लॉक कर दिए। तो समस्या तो ये प्लैनर्स को ही नहीं पता क्या है, दूसरी हमें ये नहीं पता है ना। यदि मैं आपको कहूँ, लेकिन उनका अपना उन्होंने अपने अंदर बहुत कुछ है। मैं गॉल्फ लिंक के साथ ही, गॉल्फ रूट के साथ में बहुत सारे कॉलोनीज में मेरे को बुलाया गया, मैं गया हूँ वहाँ पे। अंदर तो ठीक है, लेकिन उन्हें अब बाहर से पानी तो आएगा, फ्लडिंग होगा, उसको उन्होंने अपने को प्रोटेक्ट किया किसी भी तरह। तो लेकिन ये जो सिस्टमिक चैलेंज है, क्योंकि वो जो है ना मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ना डेवलपर के जहन पे है इस समय। और मोर देन दैट, क्योंकि ये पूरा जो व्यवस्था ही है वो मुनाफे पे खड़ी है। हाँ, माफ करिएगा, उसको मुनाफा कमाना है। माफिया जो जिसको आप कह रहे हैं, देयर इज वो जो क्राइम है वो दो तरीके से होता है। एक होता है बड़ा सिविलाइज क्राइम है जो अपन कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं अपन, और दूसरा होता है जो लुकता है कि वो माफिया है। दूसरी अंबानी अडानी कम माफिया है, आपने अभी कुछ उदाहरण दिए इस वाले का, लेकिन नोबडी विल कंसिडर देम इन एनी प्लानिंग प्रोसेस, एनी पॉलिसी प्रोसेस एज माफिया, बट दे आर एक्चुअली माफिया। उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट नहीं किया, उन्होंने कोई अर्बन प्लानिंग में कंट्रीब्यूट नहीं किया, उन्होंने कोई सस्टेनेबिलिटी में कंट्रीब्यूट नहीं किया, उसको माफिया नहीं कहा। लेकिन जो कट्टा ले लिया जिसने, जो कि उसका विक्टिम है उस प्लानिंग का, वो उसको अपन क्रिमिनल कहते हैं और इनको अपन जेंट्री कहते हैं। माफ करिएगा, ये हमारी व्यवस्था है इस समय। आनंद, आपसे एग्री करते हुए भी ये समझने, रिलेशंस को समझना पड़ेगा। देखिए जो आपने कहा, मेरा तो सिर्फ यही कहना था कि देखिए एग्जाम्पल है हमारे टाइम पे, ठीक है, वो तो उसमें थोड़े से इशू हो सकते हैं जो बहुत एलीट्स के लिए बनाया, मगर मेरा ये कहना है कि यदि प्लानिंग की जाए तो हम शहरों को सस्टेनेबल बना सकते हैं, बिल्कुल। और यदि अब जो प्लानिंग की एग्जाम्पल चंडीगढ़ को आप देखिए ना, पहले प्रॉब्लम नहीं थी चंडीगढ़ में। जैसे ही आपने आसपास के चंडीगढ़, पहले सोचना चाहिए था कि मुझे टाउन्स आसपास के पेरिफेरी पे अच्छे से डेवलप करना पड़े, उनकी भी डेवलपमेंट पर। अब वहाँ तो आपने इतना बरसा दिया, ड्रेनेज ब्लॉक हो गया सर। मैं उमा शंकर, GMDA के चीफ, गुड़गांव थे, MCG के चीफ। मेरी मुलाकात, जो पहली मुलाकात हुई, तो प्रोफेसर साहब आप जो है, मैंने कहा कि पानी को कैसे गुड़गांव में हमें प्लान करने की ज़रूरत है। अब ये एकेडमिक है, मैं पानी, तो मैंने तो सरकार के साथ बात कर रहा हूँ कि यमुना में 5 डैम जो बनने हैं उसको कंप्लीट किया जाए, पानी आएगा। नंबर 1। नंबर 2, अबरोल साहब, वेस्ट वाटर के बारे में यदि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्डोज की या अपने टावर्स की, उसकी बात मत करो, टच मत करो। ये आग है, आपको जला देगी। ये एक गवर्नेंस का एक अपना कैरेक्टर है। And he's a good officer. That is a very good officer. Very good officer. But Very good officer. और ऊपर से या एक स्ट्रक्चर की, मैं तीसरा यदि बात कहूँ
उसने कहा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको करना चाहिए, नॉट प्लानिंग द एरियाज अराउंड द इज पार्ट ऑफ द प्लानिंग। उसने कहा 30% ऑफ पॉपुलेशन के लिए मैं प्लान कर सकता हूँ, अब्रोड मैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। क्यों? उसको भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो मेरी आपकी ज़रूरत है। Poor don't count in this country। लेकिन चाहिए उनके ऊपर डिपेंडेंस है, पेंडेमिक में भी देखा हमने, उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंस है, लेकिन उनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है, उनके लिए कोई सिविल लाइफ नहीं। जैसे क्रिमिनल जो थे, ये एरिया जो महेंद्रगढ़ जो था, हालांकि इसके इतिहास के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, रेवाड़ी के बारे में, मेवात के बारे में, इसकी जो रूल है उसके बारे में लोगों की समझ है अपनी। मराठा आया करते थे, दिल्ली पे खूब प्रहार होते थे क्योंकि वो पूरी एक व्यवस्था ही अलग थी उसको, लेकिन ये लोग बदल सकते थे। ये इनको यूज किया जाता था, इनको ये आर्मी के इनफॉर्मल आर्मीज जो थी ये होती थी, रूरल जो किंगडम्स कह लीजिए या जो भी थे, उनके साथ इनका जुड़ाव था। और मेयोज जो थे, मुझे मालूम नहीं है, हमारे साथी ज़्यादा जानते हैं, मैं इनसे सीखना चाहूँगा मैं जो है, क्योंकि ये क्रिमिनलाइजेशन जो है, क्रिमिनलाइज नहीं थे मेयर। हरियाणा में जितने शहीद हुए हैं अकेले 50% मेवात से शासन के खिलाफ थे। आप बागियों को क्रिमिनल मत कहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे पूरा सहमत, मैं भी यही कह रहा हूं, जैसा है क्रिमिनल नहीं है। 65 लोगों को 1857 में फांसी दी गई थी एक विलेज में। वो लड़े हैं, आप वो लड़े हैं। देखिए मैं आज ही साथी से बता रहा था, मैंने कहा जमीन के मालिक वो लोग हैं जिन्होंने दलाली की है राजाओं की, जो बगावत की है उनके पास तो 1 इंच भी जमीन में नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सही सारा का सारा। दलीप आपने बिल्कुल सही कहा। ये है चैलेंज है, ये अब विक्टिम के जो है इनको अपन चोर कहते हैं, लुटेरे कहते हैं, डाकू कहते हैं, और इनको अपन क्रिमिनल कहते हैं, लेकिन हमने इनका हाल किया है और ये जेंट्रिफिकेशन ने किया। गुस्ताखी के लिए माफी, लेकिन राज सिर्फ लूटने के लिए बनाई जाती है, वरना राज बनाने की कोई जरूरत नहीं। आज के राज सिर्फ लूटने की व्यवस्थाएं हैं, और उसको कैसे उस लूट को कैसे बरकरार रखा जाए। अब देखिए आप बताइएगा, आपको 2000 रुपया फाइन हो जाता है, सड़क पे खड़ा होकर हेलमेट नहीं दे रहा, अरे तुम उठा के 200 रुपये का हेलमेट दे दो ना उसको। अब अभी आ रहा है कि आप 10 साल पुराना जो आधार कार्ड है उसको रिन्यू करवाइए। अरे जब सलाह ऐसा ही 10 साल ही चलना था रिन्यू, तो पहले काय को ये बनाया क्यों है? ये सारे के सारे जो मामले हैं, अब राज करने वाले लोगों की नीयत है कि ये हमारे गुलाम हैं बाकी लोग, और इनको हम जिस किस्म से चलाना चाहेंगे वो चलाएंगे। मैं उमर शंकर की बात, एक आदमी के पास 40 सिक्योरिटी के आदमी दे सकते हो, लेकिन 40 स्टूडेंट को एक टीचर नहीं दे सकते आप लोग। उसमें आपके पास मैन पावर नहीं है, उसके लिए आपके पास तनख्वाह नहीं है। एक आदमी के लिए 40 सिक्योरिटी दे रखे। किसको? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी हमारे पास 3000 से ऊपर है। अमेरिका जैसे आदमी में 800 से ज्यादा VIP नहीं है जिनके ऊपर सिक्योरिटी। ब्रिटेन में कोई 400 के करीब है सारा का सारा। हमारे यहाँ मर गया है जब ऐसे आदमी जो कुछ नहीं है उनको आपने 400 आदमी सिक्योरिटी दे रखी। तो ये सारा का सारा देखिए राज करने वाले थोड़े मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ नहीं वापस आ जाए, ये मुद्दा नहीं है, ऐसा है ये मुद्दा जो है मेरे को लगता है कि जो जेंट्री की नीड्स है वो उसमें उसकी संप्रभुता है, उसकी प्राथमिकता है, और जो रियल जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, जो पूरी समाज जो है वो रोजी रोटी तो खाएगा ना, इतनी थोड़ी तो करेगा ना, उसके लिए तो वो तो ज़रूरत है उसे, तो नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएगा ना। लेकिन उसकी ज़रूरतों के लिए आप प्लान नहीं कर रहे हैं। मैंने उस मुद्दे को लाना चाहता हूँ, जो कि अनन्या वगैरह जो साथी जोग्राफर्स हैं उसको जो है लगातार लिख रहे हैं, जो पॉलिटिकल जोग्राफी करते हैं, जोग्राफी प्लानिंग, और अनन्या ने काम भी इसी पे किया, यहाँ पे इसी एरिया पे किया है। तो जो है
उसके बारे में भी काफ़ी डिबेट्स हैं, लेकिन वो मैं डिबेट्स में नहीं जा रहा, लेकिन वो समझ जो है वो इसमें बहुत रेलेवेंट है। यदि ऋतु या इंटैक्ट और या जितने भी हम जो भी एफर्ट कहीं करने की करें उसकी बातचीत करें अपन तो ज़्यादा होगा, उसमें ये बहुत बड़ा I just want to say that I have been intimately involved with Intact. थोड़ा नाम बता देंगे। Colonel Sarvadaman Singh Oberoi. So, I have been involved with Intact and Ritu and a lot of people for many years now, and I didn't know anything about environment. I was brought into it by an environmentalist. You're a fighter. I retired from the army, so we need you. So I got into it, and now I realize that it is the most. ऐसे हमारे साथ भी यही हुआ है। It is the most important is environment, because we will live and die because of this, and I can give some insights. What I can say is that there is hope. Because of efforts of all of you, because what I learned from you, and we have interacted with Intact in their petition. We have given them what we are doing. We even invited them to intervene in the case in the Supreme Court, which probably they don't want to do. It's all right. We put the Najafgarh deal on the board. The notice has been issued to all the authorities to file complete response by August 2023. The government tried very hard to get me dismissed. The American schools tried very hard to get me dismissed. They said nothing doing. He raised a matter of very great public importance. And what is the public importance? 351 polluted stretches of rivers in India. All the water bodies of India. All the ocean coastline of India. That is my issue in the NGT, which NGT could not resolve. So then I have made a research on NGT that why they have failed. Then I realized they have not failed. The government has failed the NGT deliberately. And I put that proof before the Supreme Court in an Excel sheet that how the NGT gave this order, gave this order, gave this order. And then the NGT chairman said, the government is not listening to me. Why should I waste my time hearing this case again and again? And please, Supreme Court, take it up. The Supreme Court didn't take it up. And ultimately, Mr. Adarsh Goel went to Mr. Bofde, Chief Justice of India, and said, Bofde sir, please take it up. So motor writ petition was taken up by the Chief Justice of India in 2021. So when I saw that, I said, this is our opportunity. So we filed a case. That was shot down more or less. It became dead after some time. So then we decided to move an execution application in the water bodies and ocean pollution case in the NGT. When we had moved it, suddenly out of the blue, we get a notice that the matter has been taken over after 7 days. Now, the Michael Stewart said, if you are in the NGT, I will have you dismissed that you are in the NGT and here. I had to go back to the NGT and get that thing withdrawn. And now we are in the Supreme Court on these very big issues, including Najafgarh, including Sahibi. Sahibi, I would like to find that as an additional response that NGT. So let's join hands. So because, see, I have a very good lawyer. Nivedita Sharma. She's sitting in Goa. She said, you handle everything from here. I will speak in the court. And if Messi, I'll fly up. She is good with the judges. She is able to get it done. The judges are responding. They have realized that this is the last chance for the Supreme Court to regain the environment. The oceans, water bodies, and these 350, they have taken it very, very seriously. And the penalties that they have asked the government to deposit in the range of 60,000 crores for remediation. So I am going to get every building in Najafgarh deal demolished. He asked me to do it. I change my name if it doesn't happen, because they have said in the Supreme Court. Supreme Court said that if anything is illegal, and we went to the IIT professor, you know what he told me? He said, the day 8.5 earthquake comes, these buildings are sitting on nothing. They will collapse. These buildings are on chopsticks. They will chopsticks. He said they will go like this. Liquefaction. No, बिल्कुल होगा. So, when I filed a contempt in the NGT with all this data, they didn't even take it up. Sorry, there's a question on the बहुत शुक्रिया आपको. chat. Not mine. Intact. They really got me. आप जरा अपना detail. We can maybe end the session with this मैं भी गुड़गांव में काम कर रहा हूँ और So एक फाइनल क्वेश्चन है जो चैट पे आया है. ये पारुल दागर जी ने पूछा है, जिन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था. Would like to hear any last recommendation and suggestions for the way forward from Ritu Rao. Way forward for There is Sabi. a second इसमें part. We are इसमें एक लाइन का सजेशन है मेरा.
पिछले The answer to this question is I have already mentioned. Basically, when you remove the causes, that is the way forward. And we are going to have a separate session on this next month, I think, and where we will discuss what all should be done. And a lot of solutions have come out from this discussion, and people have, like I said, water body sustainability is just not about hydrology. It is about the catchment, it is about the socio-economic, it is about policies and legislation, which means planning, and the implementation of those policies and legislation, which means governance, and above all the stakeholders. So we have to look at the sustainability of water bodies from so many dimensions, and we are going to do that in the next session. Glory will inform us when it will be, and I hope whatever discussion we have will give you the way forward. So now we'll take one final question from Vijay, and then we'll wrap up with our session. Okay, my question is like a lot of time we have seen in different environmental issues is so either like it's the part of the governance which is like creating that problem, but at the same time like whatever legal interventions are, it's again more elite approaches. Like not a lot of people have that understanding of laws, and a lot of times we have also seen the kind of orders which have come from legal intervention, which there were no part of justice. Like in like Amitabh Bachchan has written in like what happened with the factory closures about the air pollution. Yeah, there is an air pollution, but at the same time, how do you keep that justice alive? And so, considering that, a lot of legal intervention have missed that point of bringing justice again. So, how do we again also understand? Maybe there can be I want to understand are there any such legal intervention which have again done some sort of a problem like this within the case of Sahibi? And very important point. Yeah. Thank you for raising it. So now what I would, there was one person. And you also disempower communities as well. Again, elite yes, approaches. yes. So I will answer this question. Now, what has happened is while I had spoken to some people and I have interviewed stakeholders, which are the experts, which are from universities, the villagers, and one thing that came out was the environment management plan for Najafgarh Jheel. They said it has been made only by few organizations. The stakeholders were not consulted. So what is missing is the stakeholder consultation. And you're right that many times a decision takes place and it is to the detrimental of certain communities. I agree with that. But this would not happen if you have a stakeholder consultation. And especially even for Najafgarh Jheel, when you are making the EMP, you will have to consult the local villagers who are affected the most. So I believe that, in fact, I have just written a paper on this. On the stakeholder consultation approach for sustainable management of a water body and wetland. So I have interviewed all the stakeholders, and balancing all the competing interests is what will give you a long-lasting solution. So I think what is missing is the bottoms-up approach. Top-down approach is there where the experts give you all the knowledge and this thing, but you also have to know the experiences of the people living there. So that has been missing in our See, multi-stakeholder consultation जो perspective है वो है तो सही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें power asymmetry है between different stakeholders. उसको recognize करने की ज़रूरत है. उसमें जो प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे आप करें या मैं करूं या दिलीप करे या और कुछ राजेंद्र करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्योंकि यदि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे उसकी, क्योंकि स्टेक होल्डर्स जो है वो का जो चैलेंज है कि वो बैलेंसिंग का नहीं है. मैं माफ करना, मैं you're right. कंसेप्चुअली जो है ना वो बैलेंसिंग नहीं करना है हमें. यदि इन्होंने कहा मैं करवाऊंगा ये जो टावर्स जो है ये बैलेंसिंग नहीं कर रहे, तो बैलेंस चाहिए ही नहीं ना, वो बैलेंस नहीं कर रहे. ये तो कह रहे हैं कि मैं ये गलत हुआ है, गलत हुआ है. सरकार 50,000 करोड़ की पेनल्टी लगेगी, इन्होंने बैलेंसिंग नहीं किया है, इन्होंने एक अलग सी अप्रोच ली है. मैं इसलिए लेस कर रहा हूँ, नहीं कि मुझे मालूम है ऋतु शेयर्स द सेम वैल्यूज. मैं इसलिए नहीं किया कि मैं कटकरे में बैलेंसिंग
जो शब्द में हमने डिस्कस करना चाहिए हमें कि वो है बहुत बड़ा चैलेंज। मैंने देखा है कि हम जो है, इसलिए क्या होता है, जैसे कि आनंद कह गया, हम भी फिर पेरिफेरी पे काम करते हैं। हम भी जो कहते हैं कि भाई जो अपन कर सकते हैं इंक्रीमेंटली, लेट अस डू दैट, और वो सही है एक तरह से, उसमें गलत नहीं है कोई। But we should meet together. लेकिन यदि हम एक लार्जर चैलेंज को यदि देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लार्जर अर्बन प्लानिंग के जो प्रोसेसेस हैं उनको बहुत इम्पोर्टेंट है वो कि अपन चैलेंज करें, मास्टर प्लान को सेल्फ चैलेंज करें। सर जो ये कहना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं कि नजफगढ़ झील को एक मेगा पाटेकर चाहिए। वो ऋतु को बना मेरा एक सवाल है इसी में, जब वे फॉरवर्ड की बात हो रही है, तो वे फॉरवर्ड अभी तक जो रिस्पॉन्स, मतलब जिन इंटरवेंशंस की बात की जा रही है वो है कि जहाँ पे जो पावर है वो एजेंडा सेट कर रही है और हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बट मेरा जो सवाल है कि हम उस सिचुएशन में कैसे जाए कि जहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है, जो ये कम्युनिटीज है, वो एजेंडा सेट करने लगे, वो एजेंडा सेट करे जो कि मोर प्रोएक्टिव हो, more long term ho, instead of just responding to what is happening. So if you can answer while you are discussing way forward, I think that would be great. Yeah, we will do that. And I feel the major see, the thing is, citizens have to be involved. I feel every citizen has to be involved, and wherever those capacity building programs have to be there, जो लोग जानते नहीं हैं, जैसे मैं villages में गई, बहुत कुछ उनको मालूम नहीं है, मगर बहुत कुछ उनको मालूम भी है. So if there is always something called that you actively lead to capacity building and awareness. That has to happen. So everybody becomes informed, and it should not be that कि हमने बस we've just done a tick mark. It has to be done. So both the citizen has to increase the awareness, and governments, for the people who are marginalized, who do not understand, they have to make them aware. So that is what it was. Somebody told me that this EMP has been made without consulting the stakeholders. The villagers don't know what is happening. So I feel that the people who are affected, they should also know, and there is no harm in taking everybody's opinion, and it's a very difficult thing. It's not easy anywhere. Most of the time, I was reading that stakeholders, what you say, consultation is avoided because it's a lengthy process. It never reaches a solution. These are there. These problems are there. But I feel that if you do it before launching any program, before doing anything, you should first consult the affected stakeholders and the people who are generally, directly or indirectly. In case of Najafgarh Jheel, there are so many stakeholders, and this has not been done. Believe me, the EMP was made, and it was my work that I went and try to know. Then I came to know, from those people that these are also people who are important. So, it is something that needs to be done, and be able to address this will help us to get to the way forward. And I think precisely for this reason this session was held, so that we can look for solutions, and obviously we'll try to answer these things in the next session. उसमें भी थोड़ी सी केयर चाहिए, क्योंकि मैं कॉशन कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कदम जब बढ़ा रहे हैं अपन, ये टेकिंग स्टेप, जो जेंट्री है वो इस समय सिटीजन कहलाती है, बाकियों के सिटीजनशिप राइट्स को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है, जो कि ये सोसाइटी है नहीं इस समय. ये एक केयर की ज़रूरत है. वो मैं रोज़ देखता हूँ 24/7 उन्हें वाटर चाहिए टैप में, उन्हें पार्क चाहिए, लेकिन उन्हें मजदूर नहीं चाहिए वहाँ पे बैठने को. रोज़ देखता हूँ. उन्हें अपनी बैक लेन क्लीनिंग चाहिए, लेकिन उसे कोई केयर नहीं है कि यदि अपने मजदूर को अपने घर पे टॉयलेट की भी एक्सेस नहीं देते हैं, वो माफ़ करिएगा, पानी भी नहीं पिलाते हैं. और मेरे सामने RWA जिसमें मैं रहता हूँ, जहाँ पे मैं 6 साल से सिर फोड़ रहा हूँ उनके साथ, और जो है उन्होंने अब पार्क भी 10 से 4 बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पे वो नहीं बैठते थे, मेड्स बैठते. देखिए, ये जो सिटीजन्स जो है ना,
प्रॉब्लमेटिक लिफ्ट्स में भी कहते हैं ये लिफ्ट में नहीं जाओगे, लिफ्ट में नहीं जाओगे, ये बहुत लिफ्ट भी कर, तो ये इशू जो है मैंने मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के अप्रोच को, क्योंकि जब मैंने गुड़गांव में काम शुरू किया तो क्योंकि ये यूरोप वाले जो ससेक्स वगैरह वाले जो थे वो सारे उसी अप्रोच को अडॉप्ट किए हुए थे, बहुत सारे लोगों ने मल्टी स्टेक होल्डर पे लिखा हुआ। तो हमें जो अप्रोच अडॉप्ट करनी है वो रेस्ट करनी है पावर, माफ करिएगा मैं कहता हूँ पावरफुल से अपने आप को एम्पावर करना है हमें, उसका रास्ता हमें ढूंढना जान है। खा जानी है, हाँ जी, हम लोग की जान खा जानी, जान खानी है, इसके लिए कर्नल साहब बिल्कुल सही कदम उठा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें इन कम्युनिटीज को जो कि मार्जिनलाइज्ड है इनको एम्पावर करने की सोचना है। राइट। तो ये मैं एक ब्रॉड कंसेप्चुअल पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ रितु, क्योंकि मैंने आपके आर्टिकल्स को पढ़ा और मैंने हर बार रिस्पॉन्ड भी किया है आपको व्हाट्सएप पे, और मुझे लगता है अपन बहुत सही काम कर रहे हैं और अपन and you be the Veda Patkar of Sabi river. Actually, मैंने इसको पहले ही बोला था, get full time into this. No, बहुत बढ़िया। नहीं, एक्सीडेंटली रितु ने मेरे को लिखा और फिर मैंने कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्ड किया। So when she gets free, she will. और अजय तो मेरा पुराना दोस्त है, पुराने पापी हैं अपन, इमरजेंसी भी इकट्ठे लड़े अपन, सब कुछ लड़े और अभी भी लड़ रहे हैं। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और काम, लेकिन इसमें हम कैसे, वो मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहता हूँ कि कैसे एम्पावर किया जाए मार्जिनलाइज को। उसके कई तरीके हैं और क्योंकि आप डेली एंगेज करती हैं कर्नल साहब, डेली के हम जो है ना हसन मौला भी हैं साथ में, ये भी करते हैं, वो भी कोर्ट में खड़ा रहता हूँ, तो टाइम हम वो भी करते हैं। तो बहुत सारे जो काम ज़रूरी हैं वो आप कर पाएंगे, तो वो इसलिए हम आपके ऊपर डिपेंडेंट भी हैं और हम आपके लिए कोलैबोरेशन वी आर सीकिंग फ्रॉम यू एंड दैट्स हाउ आई लुक एट। काफी अच्छा है कि एक ही डिस्कशन में people have started thinking further, like how we can save the river, how we can save the wetland. So that the government law college in Thrissur has called me to Kerala for 3 days. Come and sit there, explain to us environmental law in NGT whether it has failed or succeeded. So I told them it has failed and it has succeeded, but we will ultimately prevail. So they said, come and tell us. I am preparing myself. So I think this is good that I came today. She said, okay. मैं इस समय याद करना चाहता हूँ, मेरे एक साथी जो था कोविड में डेथ हो गई उसकी, डॉक्टर प्रवीण कुशवाहा, उसने अपनी पीएचडी इसी पे की थी, वो जेएनयू से हमारे। तो बहुत ज़रूरी है कि अपन यंगर लोगों को जोड़ें और अनफॉर्चुनेट था वो यंग साथी हमारा, उनको दीजिए प्लीज़। तो वो चला गया, लेकिन ये जो सोच विचार करने वाले बहुत रेयर लोग हैं। एक और साथी हमने पैंडेमिक के दौरान खोया, डॉक्टर मुंडानिया, जो कि वेबकॉस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे पहले, तो उनको खोया हमने। तो लेकिन वो तो चलो, हालांकि वो भी बहुत जल्दी चले गए, वो भी एज ऐसी नहीं थी कि जाने की, मेरे एज के थे जो है। तो लेकिन यंगर लोग को हम कैसे जोड़े, क्योंकि दे कैन इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट। That is important. हम तो बुढ़े हो गए। थोड़ा हम थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ को आते हैं। रवि जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद फिर मैं वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करती हूँ। मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 रिस्पॉन्स करने थे। आनंद जी चले गए, उन्होंने 2 उदाहरण दिए चंडीगढ़ और दिल्ली के, लेकिन वो इंक्लूसिव सिटी नहीं है, ये एक्सक्लूड करता है, ये खास तबके के लिए है। हमको जो बनाना है इंक्लूसिव सिटी बनाना है, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी सामाजिक आर्थिक ज़रूरतें अलग किस्म का है। तो एक तो ये, दूसरा कि जो कानून के बारे में कानून और कानून के इंटरवेंशन के बारे में विजय ने जो रेज किया, अगर गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रही है और वो पार्टीशन कर रही है, तो फिर कानून आपके लिए काम नहीं करेगा। और ये आप देख लीजिए कि जो PIL भगवती के ज़माने में लोगों को स्थान देता था, आज वही PIL के माध्यम से उन झुग्गियों को, उन स्लम को हटाया गया है, क्योंकि स्टेट
जो कोर्ट है वो बैठ के बात नहीं तय करती है, साजिश नहीं करती है, लेकिन कोर्ट को ये मालूम होता है, क्योंकि वो भी समाज का हिस्सा है, कि स्टेट क्या सोच रही है। स्टेट, उसको मालूम है कि स्टेट हटाना चाहती है, इसको हटाना चाहती है, इसलिए हम इसको रोके हैं क्यों, हम इसको दे देते हैं ऑर्डर कि इसको खाली करो, ठीक है। दूसरा, एनजीटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लीगलाइज कैसे हम लोगों को डिस्प्लेस कर सकें, वो रोल अदा करती है। अदरवाइज जब से जो एनजीटी बना है उसमें कुछ फैसले को छोड़ करके बाकी धीरे धीरे उसको ख़त्म कर रही है। और लीगल इंटरवेंशन कितने ख़राब होते हैं, इसको एक उदाहरण दे के मैं आपको ख़त्म करूँगा कि जो माल बना है जेएनयू के बगल में, उस पर उस इलाके के सबसे बड़े ताकतवर लोग आंदोलन कर रहे थे, जिसमें कुलदीप नैयर, राजेंद्र सच्चा सब धरने में बैठते थे। और जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गया केस, तो कोर्ट ने जानते हैं क्या कहा, आपको सब याद है, देख लीजिएगा, कि इसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता क्योंकि 44,000 करोड़, सिर्फ 44,000 करोड़ खर्च हो चुका है, इसलिए हम इसको, और डीडीए की गलती है। हाँ, और डीडीए की गलती है, उनकी गलती नहीं है, इसलिए इसको हम परमिशन देते हैं। तो इसलिए अभी कोर्ट जो है वह सरकार और आजकल के जो ग्लोबल नीतियां हैं उसके फेवर में जाती है। वो जितने इस तरह के झुंझुने पहुंचाएंगे, इससे कुछ नहीं होने पड़ेगा, लोगों को आगे आना पड़ेगा, लोगों को संगठित करना पड़ेगा और अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण इशू है, यदि अगले जो भी बातचीत रखी जाए उसमें ये जो पॉसिबिलिटी है, एक अनदर सिटी इज पॉसिबल, जो इंक्लूसिव सिटी की पॉसिबल है, एम्पावरमेंट रूट क्या हो सकता है हमारा, क्योंकि मेरे भी मन में सवाल ज़्यादा है, जवाब अभी भी नहीं है। तो उसके क्योंकि ये कंसल्टेशन से नहीं होना है ऋतु, ये एम्पावरमेंट से होना है मार्जिनलाइज के लोगों के, और जो है उसको हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो किस तरह से किया जाए, वो ज़रा सोचा जाए, उसके बारे में सोच विचार मैं साइबी रिवर के कॉन्टेक्स्ट में भी कह रहा हूँ। हाँ जी। So we'll conclude our session. We have already exceeded almost an hour. So I would like to thank Ritu Rao for such a knowledgeable session. The entire session was so engaging and thought-provoking, which has undoubtedly led to such a rich discussion. Also, I want to inform you all that there is a second part to this session, which will be a continuation to this session where Ritu will be discussing about the role of government and how River Sahibi can be revived through technical and scientific tools. Thanks to Ravi ji, who had a big role in suggesting a session on Sahibi and also guided well in organizing the session. My special thanks to the entire PRC team and Vijay in helping out with the logistics and technical issues. Thank you to everyone who took out time from their busy schedule for the session today and contributed well in increasing knowledge with regard to Riverside. Thank you so much. कब सोच रहे हो, क्योंकि मेरा शेड्यूल जो है बहुत ही अलग अलग इश्यूज के साथ ऑक्यूपाइड है, दूसरे फॉलो अप सेशन कब सोच रहे हो? थोड़ा ये भी देख लेंगे अपनी शेड्यूल, अगर मुझे भी बिल्कुल तय कर